जय हिंद दोस्तों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें कल हमने वर्क की बेसिक देखी और आज पढ़ेंगे कि फोर्स कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। अब चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके सामने चीज़ लिखी है उस पर ध्यान देते हैं। योर कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज विद यू, मतलब जो आपका कंपटीशन वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जो लड़ाई लड़ोगे वो खुद से लड़ोगे। अगर आपने कंपेयर करना चालू कर दिया कि भाई ये मुझसे इतने आगे है, ये इसके पास इतनी सुविधा है, ये इसके पास ये एसी में बैठ के पढ़ता है तो ये पढ़ने में ज़्यादा सही होगा, मुझे तो यहाँ बैठना पड़ता है, मुझे तो ये काम भी करना है, समझ रहे हो, या फिर मुझे एक घंटे के बाद डिस्टर्बेंस होता है, ये चीज़ें समझ रहे हो ना। जो लूजर्स होते हैं उनका वो रहता है कि मतलब वो एक न एक तरक बता देंगे, मतलब बचने के लिए तरकीब बता देंगे कि यार मेरे साथ आज तो ये हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन जो विनर्स होते हैं, जो मतलब फर्स्ट आते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो इन एक्सक्यूजेस से दूर रहते हैं हमेशा और कहते हैं भाई कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, हम तो सबसे नंबर 1 ऑब्स्टेकल के लिए वेट करेंगे ना, जो हमको अच्छी रैंक में, अच्छी पोजीशन में पहुंचाएगा। जैसे अभी आप लोग स्कूल में हो तो उसमें टॉप रैंक में लाना वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपने आप से जब कंपटीशन रखोगे तब आप आगे पहुंचोगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले डाला कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो इसमें है फोर्स बाय विच वर्क डन जो होगा वो क्या होगा। पहला पॉइंट, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब ऐसी फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में वो सारी फोर्सेस आ जाएंगी जिनसे जब वर्क डन होगा, कोई भी वर्क होगा तो वो केवल पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट, डिपेंड्स ओनली, है ना, ये थोड़ा जोर देके लिखना, ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, समझो ना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियली बॉडी कहाँ थी और फाइनली कहाँ है, वहाँ पर वर्क डिपेंड होगा। अब ये कैसे होगा, आप ये तो आप इतना नोट करोगे, ये होगा कैसे, देखो मान लो ये ए से आपको जाना है बी तक, तो 3 पाथ होंगे। पहला पाथ मेरा ये है, ठीक है, ए से बी तक जाना। दूसरा अपना ये हुआ, ये हम पहले भी ऐसी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पाथ। और तीसरा आपका ये हुआ पाथ, है ना, ये थर्ड हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, जो वर्क डन होगा W1 इक्वल होगा W2 के ना, अच्छा इसको रोमन नंबर में दिया है, इक्वल टू W सेकेंड के, वो इक्वल होगा के W थर्ड के। तो इसमें क्या देखा हमने कि इन तीनों का पाथ अलग है, इसका आपका थोड़ा सा कर्व शेप में, इसका जिगजैग शेप में, इसका स्ट्रेट पाथ है, लेकिन तीनों का जो वर्क डन है वो इक्वल है, मतलब तीनों का वर्क डन जो है वो इक्वल है। तो ऐसी जो फोर्सेस होंगी जिनके लिए वर्क डन इक्वल होगा और जो फोर्स हैं वो इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनके ऊपर केवल डिपेंड करें ना, वो आपकी कैसी होंगी, कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। अब इतना तो समझ में आ गया, ये चीज़ इतनी हो गई। एक एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे समझेंगे ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे रहेगा। मान लीजिए ये आपका एक ऐसे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है मास m है, हाँ, ये हमको देखना है, ये जो पाथ वाली बात की ना इसको समझना है कि ये सच में ऐसा होता है कि मतलब केवल मनगढ़ंत कहानी है। तो वो तो भाई यही है कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जितना सही एग्जाम्पल देंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ पूरी आपकी L हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करना है आपको, ABC है, आपको C पॉइंट में जाना है, सीधा आप A to C जा सकते हो, और दूसरा A से फिर B गए, B से जाके C में गए। तो पहला वर्क डन हम देखेंगे A से C तक सीधा जाएंगे, उसके लिए क्या होगा। तो अब अच्छे से देखो, ये एंगल होगा थीटा, इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। अब जानते हो ये M है तो इसका नीचे mg लगेगा, ये तो पता ही है ना, ये हो जाएगी फोर्स। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आपको अभी भी याद है,
ये यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये तो याद ही रखना है, ठीक है, ये होता है। और वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये तो mg नीचे लगेगा, ठीक है, ये लेंथ l दी गई है। अब आप जानते हो जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो किसके डिस्प्लेसमेंट के अलाइन करके होता है। तो इसका कंपोनेंट देखो कैसे होगा, ये 90 में जा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ 90 बन रही, ये 90 बन रही, ठीक है, और ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। अब हमको देखना है इनके बीच में एंगल कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कॉस थीटा है, ठीक। अब ये WAC के लिए ही निकाल रहे हैं ना। F की वैल्यू ये नीचे लग रही है, ग्रेविटी वाली है, तो इसको आप नाम भी दे सकते हो WGAC, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे, फोर्स कितनी है, mg, ठीक है, mg। अब देखो mg हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आपकी ये डिस्टेंस ये तो l ही है, इसको l रख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एंगल कितना बन रहा है, इन देखो F और S के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर 90, ये L ऐसे है और ये mg नीचे फोर्स लग रही, तो एक तो ये 90 है और बीच में थीटा, तो आपका एंगल हो गया कॉस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा। तो आपकी WGAC की वैल्यू कितनी आ गई ना, ग्रेविटेशनल के लिए G लगा दिया, आप याद रखो, और AC पाथ देख रहे हैं हम लोग। अब कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, 10th में सबने पढ़ा है, CBSE बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले भी, मतलब अब तो सबका सेम ही है, तो आप लोग पढ़ चुके हो, माइनस का साइन थीटा होता है ना, ये चीज़। कॉस निगेटिव में जाता है, सी वाली वैल्यू ऐसे भी याद किया था, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का mg l साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस ये माइनस का होता है तो ये माइनस का साइन आ गया, अब ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। ये चीज़ है, एक चीज़ ऐसे भी वैल्यू आ सकती है, आप देखोगे इसका कंपोनेंट यहाँ कॉस थीटा आता है और ऊपर की तरफ साइन थीटा आएगा कि नहीं, साइन थीटा ये इधर जाएगा, और ये जो फोर्स है नीचे है, अच्छे से समझना, ये अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, mg कॉस थीटा आएगा, उसकी बात कर रहे हैं वेक्टर की, और ऊपर क्या होगा, ये mg साइन थीटा आएगा, है ना। अब देखो ये mg नीचे लग रहा और ये mg साइन थीटा आएगा, और ये फोर्स जो मतलब ये जो आपकी फोर्स है ऐसे लगेगी, और लेंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जहाँ जा रही है उसके ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ समझ लो ना। तो इसमें क्या होगा, आप सीधा माइनस mg l साइन थीटा लिख सकते हो, एक ये तरीका, दूसरा वो, चलो ठीक है। अब देखो ये जो मेन हमको जो पाथ इक्वल होता है वो समझना है, तो उसके लिए दूसरा चेक करो ये। अब एक पाथ तो हमने सीधा सीधा चल दिया, अब हम कहेंगे भाई A से C नहीं जाना है, A से B करके फिर C में जाना है, तो हमको निकालना है आपकी बार वर्क डन ABC का, WA से B और फिर C। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको ऐसे वर्क डन दें तो आप WAB का पहले निकाल लो, तोड़ लो इनको, है ना। देखो ये AB ऐसे और फिर WBC का निकाल लो, यानी कि B से C, ठीक है। अब आप AB का देखोगे, फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है। तो अब देखो यहाँ से मास हमारा यहाँ चला गया, ये मास यहाँ रखा था, ये यहाँ आ गया, ये कांटेक्ट में है और ये भी कांटेक्ट में है, यहाँ से मास यहाँ गया, तो आपको लगता है ग्रेविटेशनल में कोई चेंज होगा, जब तक बॉडी ऊपर ना हो, समझ लो ना, जब तक बॉडी कोई हाइट ना गेन करे तब तक ग्रेविटेशनल काम नहीं करती फोर्स। तो यहाँ से यहाँ में चेंज हुआ कुछ नहीं, तो ये वाली जो है इसको तो हम कहेंगे जीरो हो गई, ठीक है, ये जीरो हो गई AB वाली, क्योंकि भाई बॉडी जब तक देखो इसमें क्या हुआ, L कुछ कितनी लेंथ से ऊपर गई बॉडी, L साइन थीटा लेंथ से ऊपर गई, इसमें लेकिन इसमें पता ही नहीं कितनी ऊपर गई, इसमें तो यहाँ से यहाँ मतलब जीरो ऊपर गई, सीधी सी बात है, जब बॉडी यहाँ थी वो यहाँ आ गई, ऊपर तो जा ही नहीं पाई बिल्कुल, इसलिए जीरो। अब BC वाला देखेंगे, इसका ये कंपोनेंट यहाँ mg cos थीटा और ये mg साइन थीटा है, अगर तो वेक्टर हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं, तो ये भी mg साइन थीटा होगा, ये चीज़ भी क्या होगी, mg साइन थीटा होगी ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें निकालना है वैल्यू, ये mg साइन थीटा ऊपर है और आपकी जो बॉडी है वो ऐसे नीचे जाएगी, ये mg साइन थीटा आपका ऊपर हुआ, बॉडी नीचे जाएगी, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, mg l साइन थीटा। माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा, देखो mg साइन थीटा तो वैल्यू है ही, ठीक है, ये है, लेंथ की वैल्यू है l, अब माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, और जब फोर्स में कल ही हम लोग ने पढ़ा था अगर 180 डिग्री का एंगल बने तो माइनस में होगा। अब ये पूरा जीरो हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, WABC की, माइनस करके ये आपके आई इक्वल में
माइनस का mgl साइन थीटा, और WAC की वैल्यू भी माइनस का mgl साइन थीटा हुआ। इससे आपने ये देखा कि जो WGAC ना, यहाँ पर भी आप जी लगा सकते हो क्योंकि ग्रेविटेशनल के लिए निकाल लेता है। ऐसे फोर्सेस कल हमने पढ़ा कि एक बॉडी में एक साथ बहुत सारी फोर्स काम करती। AC इक्वल हो गया आपके WGABC के, ये हुआ। अब एक चीज़ और देख लेंगे हम लोग कि कौन सी फोर्सेस होती हैं। फिलहाल 2-3 फोर्सेस है जो मतलब वो फोर्सेस होती हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स मानी जाती हैं। पहली आपकी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। एक फोर्स होती है आपकी स्प्रिंग, साथ साथ नोट करते चलना, स्प्रिंग फोर्स ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स का पूरा लेक्चर है, उसमें 100 तक करके व्यू भी आए हैं ना आपके, स्प्रिंग फोर्स। और इसके बाद आपकी कौन सी हो गई, स्प्रिंग फोर्स। ये एक दो फोर्स और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वगैरह सब हैं, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं, इतना आप नोट करिए। अब देखो आप ये समझ लो, जो आपका वर्क डन होता है ये जीरो रहता है ना। जो वर्क डन होता है आपका ये जीरो रहता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, अगर आप लूप में चलोगे। किसमें, लूप में। अब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे, लेकिन कुछ जो इसके टॉपिक हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। लूप में हमेशा जीरो रहेगा। कैसे, ऐसे मान लो आप, ये ऐसे बॉडी है, ये ऐसे है, ये A B C और D ऐसे है। तो अगर आपने पाथ कवर किया A से यहाँ तक है, ठीक है, ये फिर यहाँ ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर वापस लौट के A के पास आ गए, तो इसमें आपसे पूछते हैं टोटल वर्क डन कितना हुआ ना, कंजर्वेटिव फोर्स का टोटल वर्क डन। तो ये हमेशा जीरो होगा। मतलब ये याद रखना, जो क्लोज लूप होगा या फिर जो कहते हैं सर्कुलर पाथ होगा ना, जिसको कहते हैं सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, उसका भी वर्क डन आपका जीरो होगा। ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स आपकी होती है जिसमें जो आपका फोर्स है, जिसमें जो फोर्स होती है उसके वजह से जो वर्क डन होता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, वो आपकी होती हैं जिसमें जो आपका फोर्स है उससे जो वर्क डन हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करे, उल्टा बिल्कुल। पहले तो ये होता है जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें क्या होगा, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक। इसी से रिलेट करके चलेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होगी, देखो अगर हम एक पढ़ लेते हैं तो दूसरा अच्छे से तब समझ में आता है जब आप कंपेयर करते हो, बिना किसी चीज़ का कंपेयर करें, समझ लो ना। अगर दो के बीच में तुलना करना, दो चीज़ों को समझना आपस में कैसे रिलेट हैं, तो सीधी बात है तुलना कर दो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपकी क्या होंगी, ये फोर्स की बात हो रही ना, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये होती हैं आपकी डिपेंड करती हैं किसमें, डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। डिपेंड्स अगर पाथ में कर रही है इसका मतलब है इनिशियल फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज़ हुई, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो क्लोज्ड वर्क है वो कितना हो गया, इसका क्लोज्ड वर्क जो है, क्लोज्ड आपका वर्क इसका जीरो हुआ, तो इसका जो क्लोज्ड वर्क है हमेशा, क्लोज्ड वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर अब इसका पॉइंट क्या होगा आपके कंजर्वेटिव फोर्स का, कि मान लो हमने वर्क किया दो पाथ से, WI तो वो हमेशा इक्वल होगा W सेकंड के, दो पाथ चले हैं, ठीक है, वर्क डन। इसमें क्या होगा, जो WI होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा W सेकंड के, कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स को हम पढ़ चुके हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा समझ में आता है ना। ये हमने 3 पॉइंट लिख दिए, पूछा जाता है कि 3 पॉइंट बताओ, तो आप ये 3 पॉइंट लिख दोगे। अब देखो ये कैसे नहीं डिपेंड करता, ये हमने बना लिया ऐसा, ठीक है, ये A B C और D, ठीक है, ये आपका ये है। अब देखो आपने क्या किया, A से B तक जाना, तो आपने कहा A से B सीधा ये पाथ अपनाया, दूसरा पाथ ये है, ये B तक आया ना सेकंड पाथ। तो अब देखो अगर ये होती कंजर्वेटिव फोर्स, तो अब अभी फोर्स के नाम भी बताएंगे कौन सी नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। देखो अब आप कहोगे कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा जाओगे तो ये पाथ और ये पाथ इक्वल होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव की बात आ जाए तो दोनों पाथ नहीं इक्वल होंगे। अब फोर्स का नाम देखा जाए तो नॉन कंजर्वेटिव पहली फोर्स तो आपकी होगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स,
ये रहती है आपकी ज़्यादातर, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस हैं लेकिन ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो तो उसका मतलब नहीं ज़्यादा पढ़ने का। अब आपका हम देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, फोर्सेस दी हुई हैं, पहचानो नॉन कंजर्वेशन फोर्स है कि कंजर्वेशन फोर्स है ना, ये पहचाना पड़ता है कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आप देख लोगे, या फिर जिस मतलब ये रहता है ना कि इसमें रखोगे तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो है, नहीं करेगा तो नहीं है, बस इतना सिंपल सा है और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपको दे दिया है एफ दे दिया ऑर्थोगोनल फॉर्म में, जब हम आई जे के फॉर्म में लिखते हैं किसी चीज़ को तो उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। एफ एक्स आई कैप, फिर आया एफ, अब एक्स आ गया ना तो अब इसका आएगा वाई, एफ वाई जे कैप, लास्ट में आ गया एफ जेड के कैप आ गया। अब देखो अगर ये पूछेंगे ये जो फोर्स है एक कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव, तो सिंपल सा आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो और एक जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो समझो ये कंजर्वेटिव है, अगर ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव, अगर फुलफिल हो जाए तो कंजर्वेटिव, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव, बस इतना समझना है। मान लीजिए ये हमने किया डी एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाई के ना। अब देखो ये डी नहीं है, इसको कहते हैं डेल। अब डेल क्या होता है ये आप लोग मैथ में पढ़ोगे, लेकिन हम बता देते हैं कि डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लीजिए आप एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो डिफरेंशिएशन तो एक हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में जो चीज़ ऊपर होगी वही नीचे रखोगे तभी लॉजिकल जो डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो वैल्यू इसके वाई के रिस्पेक्ट में एफ एक्स एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा। तो अब इसमें क्या होता है, अगर इसको करना है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई का किया तो ये इक्वल हो जाए डी डेल, डेल है ये बार बार याद रखना, ठीक है, एफ वाई अपॉन आपके डी एक्स के, डेल एक्स के ना। ये पहली कंडीशन है, ये पहली है। इसके बाद दूसरी कंडीशन होगी, अगर आपका ये डेल एफ वाई इक्वल है आपका डेल जेड के, तो ये इक्वल किसके होना है, मतलब ये अगर ये कंडीशन हो, ये कंडीशन क्या रहेगी, एफ जेड, ये हुई ये चीज़, ये इसको डेल कहते हैं। अब ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन देखो, ये एफ एक्स वाली हो गई, एफ वाई एफ इससे रिलेटेड वाई से, और ये किससे रिलेटेड जेड से। देखो एक्स को पहले हमने वाई से कर दिया है ना, अब वाई को किससे कर दिया, जेड से। अब बचा कौन, देखो वाई का एक्स से हो गया, ऐसे याद कर सकते हो, और जेड का वाई से, अब बचा एक्स वाला जेड से, ठीक है। अब इसका क्या होगा, आप जेड से कर दोगे, ये हो गया। अब जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप कहोगे जो हमारा वर्क डन है वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो, ठीक है। वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा कंजर्वेटिव, ठीक है। वर्क डन जो है वो हमेशा हो जाएगा कंजर्वेटिव, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ फुलफिलमेंट हुई तो आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। देखो अब इतना समझ में आया। अगर हमारे अब क्या कहते हैं कंजर्वेटिव हो गया, इसी के साथ एक टॉपिक है जो बहुत लोग अलग से कराते हैं, लेकिन इतना कोई वो नहीं है कि मतलब अलग से कराया जाए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम इसी के आगे देख लेते हैं। देखो अब हमारा क्या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो चुका है, हमारा बचा है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझा, इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो, और आज आप जाके अपने एनसीईआरटी के कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चंस लगाएं। अब क्या होगा, इससे मान लीजिए दोनों अलग टॉपिक है, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलग हो गया, इसमें क्या आता है काइनेटिक एनर्जी वगैरह आता है, तो क्या होगा अगर दोनों हम सेपरेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आज आप इसको पूरा प्रोसेस करके अच्छे से सवाल लगाना, 4 से 5 एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इसी जोश के साथ, इसी उल्लास के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहोगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर करोगे, और आप एक चीज़ ये भी देख रहे होगे, यही जो सेम लेक्चर है, ये जो हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कराया, बहुत लोग 40-50 मिनट में कराएंगे, लेकिन हम आपका समय बचाते हुए कम से कम समय में कराते हैं लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कराते हैं, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। अगर आप इतना पढ़ चुके हो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो कोई भी सवाल, हाँ हम लोग सवाल कम कराते हैं लेकिन फिर कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो क्वेश्चन 1000 तरह के होते हैं ना, क्वेश्चन 1000 तरह के होते हैं, और क्वेश्चन 1000 होंगे। अगर आप एस.सी. वर्मा और एस. चांद वगैरह सारी बुक मिला लोगे ना तो 1000 तरह के होंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेन हमेशा जोर देना है कॉन्सेप्ट पे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन कोई भी हो हिल ही जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आप पढ़ाई करते रहोगे। जय हिंद।